समकालीन हिंदी साहित्य कथा जगत की सुपरिचित और प्रतिष्ठित लेखिका वंदना शुक्ल की कहानी सुनिए। चरम मोक्ष। वंदना शुक्ल जी एक संजीता कथाकार हैं। उनका लेखन बेहद प्रभावशाली है, जो कि पाठकों और श्रोताओं को अंत तक बांधे रखता है। प्रस्तुत कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ जयंती थवाइट। मैं अनब्याही माँ की संतान हूँ और मेरी बेटी भी यद्यपि मेरी तरह जिंदगी लज्जा को औरत का गहना मानती रही, पर बचा नहीं पाई, जबकि मैंने पाखंड को नकारते हुए मर्यादा की मिसाल कायम करनी चाहिए। पर मैं और माँ दोनों ही अपने अपने विश्वासों के हाथों पराजित हुई। राई बराबर फर्क के साथ हम दोनों माँओं में एक फासला रहा। माँ परंपरा की ओट में माँ बना दी गई और मैं परंपराओं को तोड़ने की जिद में माँ बनी। मेरे मन के भीतर जिद की कई गठान हैं, उन्हें एक एक कर खोलना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। अपनी माँ के लिए मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत बोझ थी, जबकि मेरी बेटी मेरे लिए एक सतत चुनौती है। माँ को अग्नि के हवाले कर मृत्यु के उस हवन कुंड में उनकी तमाम कुंठाओं पीड़ाओं की आहुति दे और उस अभिशप्त धरती जहाँ कहते हैं कि मैं पैदा हुई थी से अलविदा कहकर वापस अपने कुरुक्षेत्र बेंगलोर लौट रही हूँ। उसी पीठ से मुँह फेरकर जो बुरे दिनों में मेरी एक मजबूत टेक थी। माँ निर्दोष होते हुए भी जीवन पर्यंत स्वयं को दोषी मानती रही। क्या इसलिए कि उन्होंने एक भविष्य बल्कि समुचित जीवन को एक सुरक्षापूर्ण बंधन से मुक्त कर स्वयं को एक खुले युद्ध क्षेत्र में झोंकने का दुस्साहस किया था, लेकिन सामंतवाद की जड़ें उखाड़ फेंकने में असफल रही। माँ, जिन्हें मेरे संघर्ष समझती थी, उस चुनौती और प्रतिशोध को देखने के लिए काश वह कुछ दिन और जिंदा रहती। अंतिम नमन। माँ किराए के मकान के उस फर्स्ट फ्लोर के कमरे में जहाँ मैं नौकरी के शुरुआती दिनों में रह रही थी और अभी 2 दिनों से रह रही थी। मैं तकिए के नीचे यह पुर्जा मिला था। सुनो, मैंने झाड़ू बुहार करने वाली बाई को टेरा, जो छत की सफाई कर रही थी। हाँ जी, मेरे बाद यहाँ कौन किराएदार आया था? कोई नहीं। मेरा मतलब, इस कमरे में वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, किराएदार तो कोई नहीं आया मैडम जी। हाँ, वह रिसाल की छोरी है ना, सुनीता। अपनी माँ के खत्म होने पर वही आई थी। वहाँ वह रो रही थी। इसने बस कुछ घंटे के लिए फिर चली गई हवाई जहाज़ से। अंतिम पंक्ति उसने कुछ आश्चर्य से कही। रिसाल की बेटी? जी मैडम जी, वही रिसाल जो अम्मा जी के कने रहती थी। बांदी जैसी मतारी वैसी बेटी। ऐसी औरतें तो जस्ट अप शट अप, जाओ यहाँ से। मैं अचानक जैसे फट पड़ी। वह घबरा गई और वहाँ से भाग गई। वह कागज़ का टुकड़ा उलटने पलटते हुए ना जाने कितने दृश्य, कितनी कहानियाँ आँखों से होकर गुजरने लगे। सुनीता, तुम आकर चली भी गई। कई किंवदंतियाँ की तरह तुम्हें सुनती रही। ना जाने किन किन शब्दों में, ना जाने किन किन अर्थों में मैंने वह चिट्ठी अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखी और आंखें मीचकर लेट गई। रिसाला कवर खत्म हो गई। खबर क्या थी? एक जलजला था। रिसाल अकेली खत्म नहीं हुई। न जाने कितनी त्रासदियाँ, कितनी परंपराएं, कितनी जर्जर हवेलियों के भीतर के सच, कितने रस्मों रिवाज और तहजीब उसके साथ दफन हो गई। एक पूरा युग बनाम राजपुताना इतिहास हवा के झोंके की तरह आंखों के सामने से सहसा गुजर गया। सदाबहार मुस्कुराहट, अदब तीखे नैन नक्श, बोलती हुई आंखें, तरासी हुई देह, इस रूखे सूखे प्रदेश में विशाल की तरह उस मनमोहक मुस्कान के साथ स्वागत की नर्म बौछार का सुखद एहसास, यही हुआ था मकान नंबर 134, शिव कॉलोनी, नूतन बाजार की गली नंबर 3 की इस कोठी में। यह तब का क्या है जब मैं अपनी तमाम स्मृतियों में आगा हो
हिदायतों को अपने साथ बटोरे मध्य प्रदेश से 800 किलोमीटर की यात्रा कर राजस्थान के सूखे सट इलाके में शिक्षिका की नौकरी के लिए वजीद आई थी। ना जाने कितने खोकर, न जाने क्या पाने राजस्थान और राजस्थानी था। नहीं तो अभी तक तो बस फिल्मों में ही यहाँ के रेतीले टीले, राजे रजवाड़े, महल हवेलियाँ, ठकराल बानी सुनी थी। भारत के नक्शे में राजस्थान का हिस्सा डेजर्ट एरिया में आता था। ट्रेन में आंखें मीचे यहाँ तक कि जो काल्पनिक दृश्य बनाकर आई थी वह तो दूर तक रेत का समुद्र, ऊंट गाड़ी, सूखे लंबे बबूल के दरख्त और तपती धूप में दूर दराज से पानी ले जाती हुई सर पर मटकी रखे औरतें थीं। देश के उस मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कैंपस बाउंड्री के बाहर का कस्बा बिल्कुल वैसा ही था जैसे राजस्थान के किसी आम कस्बे को होना चाहिए। झुलसे हुए पेड़ पौधे, कंधे पर पड़े अंगों से पसीना पोंछते खींचते आदमी, सड़कों पर डोलते बेचैन गाय बैल और कुत्ते, सूखे से अगाए खेत। लेकिन जब रिक्शा बस स्टैंड से निकलकर कैंपस में प्रविष्ट हुआ तो उसकी हरियाली और सुंदरता देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। राहत मिली। हमारी दुनिया तो यहाँ बसेगी, वहाँ नहीं। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब पता चला कि परिसर के अंदर अभी तक भी स्टाफ क्वार्टर खाली नहीं है। अभी आपको स्कूल कैंपस के बाहर कस्बे में ही किसी किराए के घर में ही रहना होगा। यदि हाउस रेंट स्कूल दे रहा था और यह भी कहा गया कि जैसे ही कोई क्वार्टर खाली होगा सबसे पहले आपको ही देंगे। बहुत बुझे मन से मैं अपने सीमित सामान लेकर स्कूल द्वारा मेरे साथ भेजे गए उस बूढ़े मारवाड़ी चपरा के साथ ऑटो रिक्शा में बैठ गई, जिसने रास्ते में मुझे उस घर जिससे मैं किराए पर रहने जा रही थी के संक्षिप्त इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में यथासंभव पर्याप्त से ज़्यादा ही बता दिया। उन कस्बाई खूसर सड़कों पर उछलते कूदते से चलते ऑटो की खड़खड़ से मैं जितना सुन पाई उसका सार संक्षेप यह था कि यह घर यहाँ के पुराने सेठ स्वर्गीय दीनानाथ शर्मा जी का है, जो एक बड़े ठेकेदार थे। अब उस कोठी में उनकी पत्नी एक सेविका के साथ अकेली रहती है। कहाँ कॉलेज कैंपस की वो साफ चमकती लंबी चौड़ी कोलतार सड़कें, स्कूल व कॉलेज के व्यवस्थित स्टाफ क्वार्टर और बड़े बड़े पार्क, और कहाँ स्कूल गेट के बाहर का यह ठेठ राजस्थानी कस्बा। सामने से हिचकोले खाती ऊंट गाड़ी जिस पर उठता हुआ एक आदमी सवार था। निश्चिंत खरामा खरामा चलता हुआ ऊंट जिसके चेहरे पर सुस्ती, बेफिक्री और जीवन की निशान टंगी थी, मस्त जुगाली करता हुआ चला जा रहा था। उधर एक छकड़ा जिसमें गधा जूता हुआ था सवार लड़के के चाबुक से पीटता बहरा भागा जा रहा था। लाल मटीली कच्ची सड़क के आसपास मिट्टी की चिनाई पर चूने की पुताई हुई उबड़ खाबड़ सी दीवारों वाली छोटी छोटी कपड़े, नाई, बढ़ई, सब्जी आदि की दुकानें, दुकान पर बैठे अलसाए से टाइम पास करते दुकानदार, कुछ दुकानदार जमीन पर दरी बिछाकर आसपास की गतिविधियों से बेखबर बिंदास ताश खेलते हुए उस किराए के घर के भी मेरे मन में अजीबोगरीब बल्कि डरावने से बिंब बन बिगड़ रहे थे। लेकिन जब मकान मालिक ने और घर देखा तो नितांत संतोष हुआ कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सोचा था। वह एक अपेक्षाकृत साफ सुथरी कॉलोनी में एक बड़ा सा मकान था जिसे यहाँ कोठी कहते थे। मकान के बाहर नेम प्लेट थी जिस पर अंग्रेजी में शर्मास लिखा हुआ था। वह वृद्ध स्त्री जो इस दुमजली कोठी की मालकिन थी, यानी आंटी, जिसे पहली मुलाकात में मुझे कुछ रूखी, तटस्थ और बेमतलब से मतलब रखने वाली स्त्री लगी थी। जब मैं अपने सूटकेस लेकर ऑटो रिक्शा से उस कोठी पर पहुंची तो आंटी जी बाहर दालान में ही बैठी राजस्थान पत्रिका पढ़ रही थी। मैडम जी, आपके घर रहन खातर आया से जे स्कूल से थारे कन्ने कोई मैसेज आयो होगो।
साथ आए मारवाड़ी पियून ने मेरा परिचय दिया। उन्होंने घूर कर मुझे देखा, फिर बोली, हाँ हाँ, आया था फ़ोन हमारे पास, वह देख लो, ऊपर का कोने वाला कमरा वही है, किराएदार का लेट बाथ उसी में अटैच है। उन्होंने कुछ रूखेपन से कहा और फिर सहज भाव से पेपर पढ़ने लगी। जी थैंक यू, मैंने कहा और सीढ़ी चढ़कर कमरे की चटकनी खोलकर अंदर चली गई। प्यून ने मेरा सामान कमरे में रखा और कहा, मैडम जी, अम्मा जी बहुत अच्छी हैं, संकोच मत करना, जो ज़रूरत उनसे कह देना। कहकर वह चला गया। शर्मा आंटी के पति का देहांत हो चुका था। एक बेटी अंजू थी जो विवाहित थी। वह बेंगलोर की किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। आंटी एक साहसी और सीधी सादी महिला थी। उनका परिवार यहाँ का पुराना रसूखदार और रईस परिवार था जो झड़ते झड़ते अब बस आंटी जी पर टिका था। मेरा कमरा छत पर एकांत में खुला, हवादार और शांत था। बड़ी बड़ी दो तरफा खिड़कियाँ जिनमें मोटे पर्दे झूल रहे थे। मैंने पर्दा खिसका दिया और सूटकेस एक और टेबल पर रख दिया और बेड पर बैठकर चारों ओर देखने लगी। तभी एक औरत ने कमरे में प्रवेश किया। पीला लाल छींटदार लहंगा, लाल छापे की लुगड़ी, पीली ओढ़नी, हाथ भर भर पहने चूड़े, बोरले को ढकता माथे तक पल्लू और बेहद खूबसूरत उस औरत ने जब हाथ जोड़कर मुस्करा कर राम राम जी, मैडम जी कहा तो मैं एक पल के लिए ठिठकी उसे देखती रह गई। किसी अनजान शहर में जहाँ हमको कोई नहीं पहचानता, वहाँ कोई इतने अपनापे से स्वागत करे तो एक सुखद सी अनुभूति होती है। लंबे सफ़र की थकान और अपरिचित जगह की शंकाएं दोनों ने मिलकर मन को बड़ा बेचैन कर रखा था। पहले 7-8 घंटे रेल का सफ़र और फिर 3 घंटे बस की गर्मी और थकान से बुरी हालत हो रही थी। नमस्ते, मैंने उसका जवाब दिया। कहना चाहती थी, राम राम से बेहतर था कि एक गिलास ठंडा पानी पिला देती। औरत कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकने लगी। गर्मी की उस मरुस्थली दोपहर में इक्का दुक्का लोग उस गली में आते जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ देर पहले बारिश की कुछ छींटे पड़े थे और अब धूप खिलाई थी। उमस और बढ़ गई थी। ऑटो रिक्शा वाले, सड़क पर चलते राहगीरों, एक दो कुत्ते और नए गाय, नई जगह और नए लोगों को देखकर थोड़ा असहज सा महसूस करना स्वाभाविक था। जैसा शुष्क प्रदेश है वैसे ही लोग, मैं सोच रही थी। मेरे चेहरे पर नया होना व थकान लिखी हुई थी। जब से भोपाल से आई हूँ, यह थकान उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। भारतीय रेलवे की अलाली पर कोफ्त हो रही थी। गाड़ी समय पर पहुँच जाती तो इतनी देर नहीं लगती। गला अलग प्यास से तड़फ रहा था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जिससे पानी मांगूं। वह औरत भी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। कोठी क्या है, पुरानी हवेली सी है, भूल भुलैया। इतने सारे कमरे जैसे ज़मीन के नीचे खोए हो। क्यों बनाते थे पहले के लोग इतने बड़े बड़े घर? क्या उन्हें लगता था कि वह सब अमृत पीकर आए हैं? हजारों साल इन मजबूत और नक्काशीदार कमरों में राज करेंगे। इतने विशाल सन्नाटेदार घर में दो खंडहर सी औरतें, एक तन से एक मन से, इनके बीच में यहाँ कहाँ से आ गई? मैं सब ने कितना समझाया था यहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरी जिद को टालना भला किसी के वश का रहा है? और जिद तब जब फितूर में बदल जाती है तब पछताए होत क्या। भोपाल की पिछली नौकरी भी अब भूतकाल हो चुकी थी। मैडम जी लो पानी पियो। वही वेश वाली औरत मेरे पास मुस्कुराती हुई ट्रे में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। थैंक यू, धन्यवाद। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस औरत को किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं। इसके ठेठ राजस्थानी वेशभूषा से लगता तो नहीं था यह कोई और भाषा समझती होगी। एक बात कहूँ मैडम जी? हाँ हाँ कहो, लेकिन मुझे मैडम जी नहीं, कुछ और कहो। वह कुछ और ज़ोर से हंसी, गोया ताजगी के कोई सुगंधित फूल एक साथ कमरे में बिखर गए हों। क्या कहूँ?
आप ही बताइए। कुछ भी, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, दीदी जी कहती हूँ। हाँ ठीक है, दीदी से भी काम चल जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी, खाना तो नहीं खाया होगा आपने, बताइए क्या खाएंगे? कुछ हल्का फुल्का बना दूँ या फिर दाल रोटी सब्जी सब? अरे अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बना सको तो थोड़ी चाय बना दो। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा तो कुछ खा लीजिए, खाली पेट चाय मत पीजिए। नहीं बस चाय, मैंने कहा। खाना बनाने में तो अभी देर है, मेरे पास रोटी और लहसुन का अचार पड़ा है, घर का बना है, आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो ले आती हूँ। अरे नहीं, बस चाय बना सको तो बना दो। मेरे स्वर में कुछ खींच थी। क्या चंटा औरत है भाई, यहाँ तो थकान से बुरा हाल हो रहा है और यह खाने की जिद कर रही है। हालांकि मैं कल की भूखी थी, लेकिन थकान और नींद ने भूख को पीछे खदेड़ दिया था। मैं कहती ही रही और वो जाकर एक स्टील की तस्तरी में लहसुन का अचार और मोटी मोटी 2 रोटी ले आई। खाएगी तो भूख खुल जाएगी, हंसते हुए उसने बहुत ही प्रेम से मेरे सामने रख दिया। अरे 2 रोटी नहीं, इतना नहीं, बस 1-2 और ठीक है जी, 1 रोटी खा लीजिए। परदेश में आकर ऐसे भूखे नहीं रहते। उसकी सातवीं अनुरोध में न जाने कैसा सम्मोहन था कि मैं मना नहीं कर पाई और मैंने 1-2 गस्से उसके कहने पर खा लिए। सच कहती हूँ, खड़े मसालों और शुद्ध घानी के सरसों के तेल का तीखा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा था। और खाओ ना जी, वह खुश दिखाई दे रही थी। मैंने हाथ से बस का इशारा किया। बहुत टेस्टी बनाया है, मैंने कहा। मेरे इस कहने में कहीं कोई बनावटीपन नहीं था, वाकई लाजवाब था। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पानी पीकर गिलास ट्रे में रखते हुए कहा। रिसाल है जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ काम करती हो? हाँ जी, माता जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में कमरा रसोई दे रखी है, यहीं रहती हूँ, नौकरानी नहीं हूँ, बस समझ लीजिए सेवा करती हूँ माता जी की। बेचारी वह भी अकेली है। जी, हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। ठेठ राजपूताना पोशाक और कितनी साफ हिंदी है, कितनी मीठी बोली है। उसकी तहजीब पर फिदा थी। कोई काम हो तो बुला लेना दीदी जी, बस यहीं रहती हूँ। वह कमरा देख रही है ना, नीचे रसोई के बाजू, उसमें आप बहुत अच्छी हैं, मैंने कहा तो हंसने लगी। दीदी जी जानती हूँ शहर में आए लोगों की दिक्कतें, उसने तस्तरी उठाते हुए कहा। एक बार जब वो ऊपर चाय देने आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ जी, एक बेटी है, माता जी की बेटी अंजू जी के साथ बेंगलोर में रहती है, वही उसे पढ़ा रही थी। तुम्हारे पति भी यही काम करते हैं? दीदी जी, आपका स्कूल का टाइम हो गया होगा, मैं आपको नाश्ता बनाकर दे दूँगी, लंच आप आकर खा ही लेंगी। उसने बात पलट दी। यह तो सही, कल पता पड़ेगा जब ज्वाइन करूँगी, लेकिन नाश्ते के लिए परेशान मत होना, मुझे वैसे भी नाश्ता करने की आदत नहीं है और लंच मैं वहीं मेस में ले लूँगी। अरे दीदी, यहाँ हमारे घर में और लंच वहाँ खाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा, उसने हंसते हुए कहा। माता जी के लिए तो बनाना ही पड़ता है ना, आप जिस टाइम पर कहेंगी आपके लिए भी बना दूँगी। मुझे याद आया, मुझसे कहा गया था आपको रहने के लिए बाहर घर दिया जा रहा है। खाने नाश्ते की व्यवस्था स्कूल के मेस में ही है, लेकिन यह औरत तो शायद इसे पता नहीं होगा। मुझे 2 हफ्ते हो चुके थे यहाँ रहते हुए, मैं कमरे से बाहर कम ही निकलती, स्कूल से आकर सीधे कमरे में। अब धीरे धीरे यहाँ के माहौल में रच बस रही थी। स्कूल जाने का समय निश्चित था, लेकिन आने का अनिश्चित। वजह मीटिंग, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होना। लेकिन रविवार को हम लोग साथ खाना खाते, मैं और आंटी जी, उन्हीं की डाइनिंग टेबल पर बैठकर। रिसाल गरम गरम फुलके सेक कर देती जाती, कमाल का स्वाद था उसके हाथ में। आंटी जी अब मुझसे थोड़ा घुल मिल रही थी, अपने व्यक्तिगत बातें भी शेयर करती। छुट्टी वाले दिनों में हम दोनों बाहर आंगन में बैठते और दुनिया जहान की बातें करते, साथ बैठकर टीवी देखते और धारावाहिकों पर चर्चा करते।
कभी कभी हम दोनों सामने वाले मार्केट में सब्जी वगैरह लेने भी चले जाते। कस्बा छोटा था, आधुनिक मॉल, संस्कृति वाले बड़े शहरों जैसी यहाँ फितरत नहीं थी। टची टुची, बेईमानी, चोरी, उचक्के, धोखाधड़ी के बावजूद यहाँ के लोग सहृदय, सहयोगी व आपस में सरोकार रखने वाले थे। रिसाल जब कमरे में चाय वगैरह देने आती तब कुछ अनौपचारिक वार्तालाप भी हो जाता। एक सौंधी सी गंध वाला, पौराणिक सौंदर्य और आत्मीय स्वभाव के बेजोड़ मेल का अनूठा व्यक्तित्व था। रेयर ब्यूटी, तीखे नैनक्स, बोलती आँखें, छरहरी देह, मैं उसे बनी ठनी अर्थात राजस्थानी कलाकृति कहती थी और वह खिलखिलाकर हंस देती। आप भी जी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, कहे बिना रहा नहीं जाता। शहरी औरतें तो इस रूप सौंदर्य के लिए क्या नहीं करती। मेरी इस तारीफ पर उसे खुश होना चाहिए था, लजाना चाहिए था, लेकिन वह अचानक बूझ सी जाती। क्या उम्र है तुम्हारी? जी ठीक तो पता नहीं, यही 45-50 के आसपास। माशाअल्लाह, इस उम्र में इतना रूप, तो फिर अच्छा मैडम जी, जाना है कहकर वो चली जाती। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मुझे एहसास हो गया कि रिसाल में कुछ विरोधाभासी गुण हैं। जैसे वह जन्मजात गरीब और अपढ़ है, लेकिन उसकी बोलचाल निहायत पढ़े लिखे लोगों जैसी और रहन सहन सुसंस्कारी है। बेटी का जिक्र वह कभी नहीं करती, ना ही उसकी बेटी यहाँ आती है। पति का नाम लेते ही वह उदास हो जाती है और बात पलट देती है। मुझे उसके अतीत को जानने की एक अजीब से जुनून पैदा हो गया। विशाल के कुछ चारित्रिक रहस्य मुझे उसके बारे में जानने को उकसा रहे थे। साइकोलॉजी की टीचर जो ठहरी, लेकिन अजीबोगरीब जिंदगी से पर्दाफाश होने लगा। निसंदेह उसका मुख्य निमित्त आंटी जी थी और फिर सामने खड़ी थी हिंदुस्तान की एक बेबस बहादुर और जिंदगी से बाकायदा मुठभेड़ करती वह निपट राजपुताना स्त्री, जिसके नसीब में बड़े बड़े हर्फ में था बांदी कहना। कुछ यूँ थी रिसाल, 14 वर्ष की उम्र में पास के एक छोटे और पौराणिक शहर में एक राजशाही राजपूत खानदान, जिनका ताल्लुक छोटी छोटी रियासत से था, के परिवार में ठाकुर साहब के बेटे की पत्नी के साथ बांधी बनकर दहेज में आई थी। तत्कालीन रिवाज के मुताबिक बांधी सदा के लिए उस घर की सेविका बनाकर भेजी जाती थी। इस तबके की औरतें ब्याही नहीं जाती थी, वह फकत एक खानदान की बांधी बनकर जीवन गुजारती थी। उनकी देह भर उनकी अपनी होती थी, लेकिन उनके तन और मन पर उनके मालिकों का हक होता था। वह बुराई नहीं, रवायत थी। राजपुताना शान मानी जाती थी। उन औरतों की इस तन मन की कुर्बानी के एवज में उन्हें ताजिंदगी हवेली के भीतर रहने, भोजन, पहनने, ओढ़ने और सुरक्षा की सुविधा मुहैया थी। यह लड़कियां उन गरीब घरों से ताल्लुक़ रखती थी जो पैदा होते ही अफीम चटाकर मार दिए जाने के चलन से भाग्यवश बच जाती थी। तब उन्हें जीवन, सुरक्षा और संघर्ष गुजारने की गर्ज से बचपन में बांधी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। घर वालों को उससे अच्छी खासी रकम भी दी जाती थी। लड़कियों को किसी रईस औरत के साथ दहेज में भेजने के साथ ही उनकी याद पर मिट्टी डाल दी जाती। रिसाल को भी तहजीब, सहनशीलता और सेविका का पूरा प्रशिक्षण उसी के घर की औरतों द्वारा देकर भेजा गया था, ताकि शिकायत का कोई मौका न आए। जितनी खूबसूरत और हुनरमंद बांधी, उतना रसूखदार ठकुराइन का खानदान माना जाता और उतनी ही ससुराल में उनकी इज्जत यानी वाहवाही होती। ठाकुर विश्राम सिंह की नवी नवेली पत्नी ठकुराइन सुदर्शना कंवर, रुआबदार, भरे बदन, गेहुए रंग और सामान्य नक्शे की स्त्री थी, लेकिन उनके साथ दहेज में आई बांधी कमसीन रिसाल ने अपनी खूबसूरती व हुनरमंदी से उनके हर दुर्गुणों को ढक दिया था। फिलहाल रिसाल कंवर का काम बड़ी का सेवा करना था। उन्होंने रानी सा कहती थी, उनको उपटन लगाना, स्नान कराना व उनकी केश सज्जा
साज श्रृंगार और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना ही बांधी का काम था। यहाँ रिसाल को राजपुतानी सुहागन स्त्री के पोशाक यानी वेश पहनना पड़ता और माथे तक पल्लू रहता, जो ता जिंदगी उसके जख्मों को छुपाता रहा। वो जब शुरू में हवेली आई तो उसे कुछ दिन अच्छा लगा। रिसाल छोटी ठकुराइन यानी अपनी मालकिन का खूब ख्याल रखती। ठकुराइन भी उससे प्रसन्न थी। उन्हें तनिक भी मायके की याद आती उदास हो जाती जब रिसाल उन्हें चुटकुले सुन। उसे गाने गाने का शौक था, गाने गाकर मन बहलाती। रिसाल बहुत अच्छा गाती थी। शौक तो फिल्मी गानों पर नाचने का भी था, लेकिन नाचना वहाँ अच्छा नहीं माना जाता था। ठकुराइन सा कभी मूड में आती तो उसे अलबत्ता नाचने की फरमाइश कर बैठती और वो द्वार बंद कर ग्रामोफोन की आवाज़ पर खूब नाचती। रानी सा के आराम के वक्त रिसाल कांसे की कटोरी से रानी सा के तलवे सहला। बाज वक्त चांदी के पानदान के नक्काश ढकने से उसकी नंगी पीढ़ी हौले हौले खुजला। ठकुराइन अतीव आनंद में आंखें बंद कर लेती। ठकुराइन की इस अनजान और अभिजात ससुराल में रिसाल एकमात्र उसकी भावनात्मक एकमात्र सहेली थी, जो मायके की याद को धूमिल भी कर देती थी। छोटी ठकुराइन पूरे दिन खूब सजी धजी और स्वर्ण आभूषणों से लदी रहती थी, लेकिन रंग बिरंगे लहरिया छापे के गवई, सूती बेस और माथे तक पर्दे में भी लंबी नाजुक टहनी सी रिसाल उनसे कई गुना आकर्षक लगती। ठकुराइन को इस बात का फ़क्र भी था और खौफ भी। फ़क्र इसका कि रिसाल उनके मायके से आई बांधी थी, और भय पुरुषों का, क्योंकि वह यह भी जानती थी कि खानदान के पुरुषों को कोई बंदिश नहीं है। वह जिसके साथ चाहे रह सकते हैं और अपना मन बहला सकते हैं। कई बार उन्होंने बातों बातों में रिसाल से अपनी घुटन और उसे यथासंभव सतर्क रहने को कहना भी चाहा, लेकिन रिसाल उस वक्त इतनी छोटी और भोली थी, वह यह बातें समझ नहीं पाएगी। उन्होंने सोचा और चुप रही। फिलहाल उन्होंने रिसाल को हवेली के मर्दों के सामने थोड़ी तक पर्दा करने की हिदायत दे रखी थी। रिसाल ने इस हिदायत को बाखुशी स्वीकार किया। छोटे ठाकुर साह यानी ठकुरानी के सुदर्शना देवी के पति कुंवर विश्राम सिंह खूब ऊंचे पूरे और अच्छे नवयुवक थे। शिकार के शौकीन और अपनी मौज में रहने वाले खानदान के सबसे ज़्यादा शिक्षित युवक थे। कई एकड़ में फैली उनकी पुश्तैनी हवेली के इकलौते वारिस। हवेली के एक हिस्से में शानदार रिजॉर्ट था, स्विमिंग पूल, बार, जिम और मनोरंजन के लिए बड़ा हॉल भी था, जिसमें लोक नृत्य, लोक गायन आदि के कार्यक्रम होते। इनमें विदेशी सैलानियों के अतिरिक्त विश्राम सिंह के अपने खास मेहमानों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था थी। अभी छोटी ठकुरानी सुदर्शना कंवर को ब्याह कराए 1 महीना ही हुआ था। हवेली में कोई जश्न था। ठकुरानी सुदर्शना गहनों से लदी फदी औरतों से घिरी बैठी थी। खूब रंगीन माहौल था। उस दिन बड़े ठाकुर यानी ठाकुर विश्राम सिंह के पिता का फरमान था कि मेहमानों को खाना और शराब नौकरानियाँ ही परोसें। सुदर्शन का मन रिसाल में ही रखा था, जो सामने के कक्ष में पुरुष मेहमानों को मुस्कुरा कर मदिरा पेश कर रही थी। हालांकि रिसाल ने पर्दा कर रखा था, लेकिन घूंघट से झांकती उसकी वह दिलकश और भोली मुस्कुराहट देखने वालों के दिलों में एक तूफान सा पैदा कर रही थी। ठकुराइन को याद आया और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उन्होंने रिसाल को मुस्कुराने के लिए मना नहीं किया। रिसाल के सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट देख हजार आभूषणों को मात देती थी। बीच में पड़े झीने पर्दे में से रानी सुदर्शना देख रही थी और कुढ़ रही थी। ठाकुर विश्राम सिंह ने पहली बार रिसाल को इतने निकट से उसके पारदर्शी घूंघट में से गौर से देखा और देखते ही उस पर रिझ गए। उधर उन्होंने शराब का गिलास हाथ में लिए उसे बुलाया। हुकुम साहब, रिसाल ने आंखें नीची करके कहा, हमने सुना है तुम गाती बहुत अच्छा हो, तुम्हारे गुणों में बताया गया था। हमें जरा कुछ सुनाओ।
मेहमानों को उस हवेली के ना कहने का रिवाज नहीं था। यह रिसाल 1 माह में जान चुकी थी। यह उसके जीवन का पहला मौका था जब इतने मर्दों के बीच उससे गाने की फरमाइश की गई थी। रिसाल ने कनखियों से ठाकुराइन की ओर देखा, जैसे अनुमति मांग रही हो। घूंघट जरा सा और ओढ़ लिया। सच्चाई सी जाकर तखत पर बैठ गई, मानो छैल छबीली खाड़ोल वाह वाह कर उठे। जश्न खत्म हो चुका था और ठाकुर साहब को चैन भी। उधर शराब की खुमारी अलग। तभी रानी सा का बुलावा आ गया और रिसाल उसके साथ रानी सा के कक्ष में आ गई। लाइए आपके गहने उतार दूं, कहकर रिसाल ने उनका हाथ पकड़ लिया और चूड़ा उतारने लगी। रहने दो, कर लूँगी मैं। रिसाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। समझ गई वह कि रानी साहब नाराज हैं, लेकिन उसकी क्या खता हुई यह न समझ पाई। वह चुपचाप उनके कपड़े तहाने लगी। किवाड़ बंद करो, ठकुराइन ने रिसाल को हुक्म दिया। ठकुराइन की आवाज़ में तल्खी थी। उसने किवाड़ बंद कर दिए। यहाँ आओ रिसाल। ठकुराइन सा के निकट गई। ठकुराइन सा कुछ पल उसकी ओर एकटक देखती रही। और पास आओ, उन्होंने रिसाल से कहा। वो डरी हिरनी सी और निकट आ गई। ठकुराइन ने एक भरपूर तमाचा रिसाल के गाल पर जड़ दिया। दुबली पतली छरहरी काया दूर छिटक कर गिरी। वह रोने लगी। सुन बांदियों, तेरा यहाँ रोने की इजाज़त नहीं, समझी? तेरी बर्बादी को अब मैं टाल न पाऊंगी। चल जा अब यहाँ से, उन्होंने गुस्से में कहा। आधी रात बीत चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। ठकुराइन पति का इंतजार करती रही, मगर ठाकुर साहब तो किसी और ही दुनिया में थे। विशाल को ठाकुर साहब ने कमरे में बुलाया। खंबा घड़ी हुकुम। रिसाल ने कमरे में आकर नजरें झुकाकर कहा, खड़ी खंबा, द्वार बंद करो, उन्होंने कहा। रिसाल ने वैसा ही किया। अब मेरे पास आओ और यह पर्दा हटाओ। सर से उसने पर्दा हटाया। कुछ देर रिसाल मौन खड़ी रही। उसे ठकुराइन की हिदायत याद आई, किसी मर्द को तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहिए। कड़क आवाज़ से रिसाल डर के मारे सिहर गई। उसने घूंघट उठा दिया था। ठाकुर विश्राम सिंह देखते रह गए, उसे अपलक। इधर आओ, हमारे पास बैठो। डर से कांपती सिहरती रिसाल ठाकुर साहब के बगल में बैठ गई। लंबे चौड़े ठाकुर साहब के मजबूत छाती में अब एक निरी गौरैया से रिसाल दुबकी हुई थी। ठाकुर विश्राम सिंह ने रिसाल की ठुड्डी उठाकर उसे निहारा। माशाअल्लाह, उनके मुंह से अनायास निकल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मुंदे पलक देखे। बस उस दिन रिसाल पूरी तरह बांधी बन गई थी। उसे याद आया वह पल जब रिसाल की माँ ने आते वक्त उसे समझाया था, बेटी अब थारा ठौर ठिकाना ठाकुर साहब के घर ही है। उनके हुक्म ही थारा मान है। बांदी बनकर जा रही है, रानी ना समझना। सबका खैर ख्याल रखियो। होरी छोरी पहला भोग रवायत के हिसाब से ठाकुर साहब ने लगा दिया था। एक पुरानी वृद्ध बांधी गुलाब कंवर, जो बड़ी ठकुराइन के साथ दहेज में आई थी और बुढ़ापे में हवेली के एक छोटे से कमरे में रहती थी, मुफलिसी में दिन गुजार रही थी। रिसाल ने समझाया, छोरी, रोड धड़ से कुछ कौन फायदा। बांधी आया ही नसीब लेकर पैदा होए छेरी। बापी दिन भर ठाकुर साहब या तो हवेली से बाहर रहते हैं या फिर काम में मशगूल, और ठकुराइन रिसाल से बुरा व्यवहार करती। रात में रिसाल को ठाकुर साहब के कक्ष में जाना होता। एक अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रही थी। इधर रानी सा उससे सौतन जैसा सुलूक करती, उधर उसे दिन भर ठाकुर साहब की याद आती। उनका प्रेम करना याद आता। उसकी आंखें विरह से बोझल रहती। आखिर उसकी कमसीन उम्र और वह पहला प्रेम था। वह उस कड़क युवावस्था में ठाकुर साहब ने उससे दिल से मोहब्बत की और रिसाल ने भी, पर बिना प्रेम की परिणति जाने अकुत प्रेम करने का परिणाम क्या होता है, इस सत्य से वह अनभिज्ञ थी। उधर ठकुराइन भी नई नई ब्याहता ही थी, लेकिन ठाकुर साहब तो रिसाल बांधी के दीवाने हो चुके थे। रात भर ठकुराइन अकेली नींद सी तड़पती और दिन में रिसाल को खोई खोई देखकर ठकुरानी की छाती पर सांप लौटते। तभी रिसाल गर्भवती हो गई।
मानो जलजला ही आ गया। छोरी, या तो बहुत गलत हो गया, इसे सफ़ा करा दे। पुरानी बांधी गुलाब ने हिदायत दी। सफ़ा के होवे बड़ी अम्मा? सफ़ा यानी गरब गरिया दे। रानी सा थारे से जू ही चिढ़ी सी रहती। पता चल गया तो मार के जंगल में गड़वा देगी। पता भी ना चलेगा। किसी ने रिसाल बुरी तरह डर गई। उसे कुछ समझ में ना आया कि क्या हो गया है। वह रोने लगी। गुलाब ने उसे समझाया, मर्द की फितरत और बांधी की किस्मत आया ही होवे। छोड़ हवेली का रिवाज। कोई बांधी जब गर्भ से हो जाती है तो हवेली माँ कोनी रह सके है। माँ ने फिकर बताई। हैरी छोड़ी, टावर मतलब बच्चा पैदा हो गयो तो बापी या काची उम्र कठे मारी मारी फिरेगी। थारी कोख से ठाकुर सा का टावर कैया बर्दाश्त का आसी ने। तू हवेली में रहन की बचेगी रे। छोरी ने। बाहर गुलाब ने सोचा तो यह था कि रानी सा को खबर भी नहीं होगी और वह चुपचाप उसे कड़ा मतलब धतूरा खिलाकर उसका गर्भ गिरा देगी। लेकिन समय ज़्यादा बीत चुका था। खतरा था, सो ठकुराइन को खबर देनी पड़ी। ठकुराइन ने सुना तो जैसे काठ मार गया। वह खामोश रही और गुलाब से कहा, इसका ख्याल रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। इसका काम तुम करोगी। अब जब तक उसकी जचकी नहीं हो जाती। हवेली के अन्य नौकर चाकर से खबर छुपा कर रखने की सख्त हिदायत दी। ठाकुर विश्राम सिंह अपनी पत्नी ठकुरानी सुदर्शना का आदर करते थे और उनके रसूखदार खानदान का लिहाज भी। जब ठकुराइन ने रिसाल से संबंध रखने पर पति से नाराज़गी प्रकट की तो उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्हें रिसाल से कोई संबंध न रखने का वचन दे डाला। रिसाल को बेटा हुआ था। हवेली में कानो कान किसी को खबर न लगी सिवाय ठाकुर साहब, ठकुराइन और गुलाब के। गुलाब को उसे पालने का जिम्मा सौंपा गया। जचकी के बाद तो रिसाल और भी सुंदर दिखने लगी थी। काम और सौंदर्य का लोभ तो विश्वामित्र जैसे संत भी ना छोड़ पाए तो ठाकुर साहब रिसाल को कैसे भूल पाएंगे। वैसे भी इस हवेली में मर्दों को सब छूट है, भले ही पत्नी हो। ठाकुर साहब वचनबद्ध थे। लेकिन ठकुराइन को ये भांपते देर न लगे कि ठाकुर साह का शरीर भले ही उनके पास रहता है, लेकिन तड़पते वो रिसाल के लिए ही है। ठाकुर साह को 2 दिनों के लिए कस्बे से बाहर गए हुए थे। टकराई ने एक चाल चली। हवेली में काम करने वाले माली मलखान सिंह को बुलाया। तुमने बाग बहुत खूबसूरत कर रखा है, तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। मेहरबानी ठकुरानी, उसने नज़रें झुकाकर बड़े अदब से कहा। लेकिन इनाम यह होगा, वह तो मलखाने ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिसाल बांधी को ले जाओ अपने साथ, 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी, मौज मनाओ, जाओ। मलखान सिंह ठकुराइन की तरफ देखता रह गया। वह सपना देख रहा है क्या? उसे लगा। जब मैं कह रही कि रिसाल कुछ दिन के लिए थारी से तो के विचार कर रहा है। फिर मलखान सिंह ने धीरे से कहा, ठाकुर साहब का जून है या नसीब सबके कोनी होवे ना रे मूर्ख। रिसाल रोती रही। अपने दुधमुहे बच्चे से बिछड़ने की टीस से वह दुख में डूब गई। खूब तड़पी, लेकिन ठकुराइन का दिल न पसीजा। थारा टावर तो गुलाब संभालेगी, ना फिकर कर। बात जा, मौज कर। रहम रहम, रिसाल गिड़गिड़ा रही थी। अरे तो थारे हवेली के बाहर थोड़ा ही भेज रहे हैं, अपना आदमी ही तो है, विश्वास कर। ठकुराइन ने लाड़ का नाटक करते हुए दलील दी। मलखान सिंह हवेली में ही नौकरों को दिए गए घरों में रहता था। रिसाल को जबरन उसके साथ जाना पड़ा। ठाकुर साहब जब वापस लौटे तो ठकराल का मालिक के साथ रात गुजारना बताया। विश्राम सिंह दुखी तो हुए, लेकिन कुछ कहा नहीं। बांधी थी क्या और किससे कहते। अभी जवान लड़की है, उसे भी तो हक है मौज मस्ती करने का। उसकी अपनी हैसियत के लोगों से मिल गई। ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन जानती थी हवेली के कायदे कानून। एक बार बांधनी का उपयोग कोई निम्न वर्गीय कर्मचारी कर ले तो ठाकुर खानदान के मर्द उसकी ओर देखते तक नहीं। उस दिन के बाद रिसाल की जिंदगी नरक बन गई।
न सिर्फ हवेली के मेहमान बल्कि हवेली के किसी भी कर्मचारी, सेवक आदि जैसे लोगों के हाथों का खिलौना बन गई। मेहमान के सामने उसे नजरान और हवेली के नौकरों के लिए बतौर इनाम इकरार पेश किया जाता। ठकुराइन को फिक्र। रिसाल जब रो रो कर यह सब करने को मना करती तो ठकुराइन का जवाब एक ही होता, बांधी है तो बांधी का काम करना ही पड़ेगा, मेरे वश में तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त रिसाल को ठकुराइन एक क्रूर औरत लगती और वह नफरत से मुंह फेर लेती। जिसके भरोसे जिंदगी भर के लिए वह सेविका बनकर आई थी, उन्हीं का उस पर वश नहीं। तब रिसाल 19 बरस की थी जब उसका पहला प्रेम ठाकुर साहब के कार ड्राइवर लाखन सिंह से हुआ। लाखन सिंह अच्छे खानदान का और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा युवक था। वह हवेली से बाहर कस्बे में रहता था। वह रिसाल को मन ही मन न जाने कब से प्रेम करता था, लेकिन कहने का न कभी मौका मिला न हिम्मत ही हुई। हवेली की मजबूत दीवारों के भीतर रिसाल के साथ क्या हो रहा है, इसका जरा भी अंदाज नहीं था। वैसे भी वह सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला नवयुवक था। हवेली के जब वह ठाकुर साहब को कार से छोड़ने जाता तब गाहे बगाहे आंखें लड़ जाती तो रिसाल और उसके मन में कुछ होने लगता। उस नरक के अलावा भी जिंदगी कुछ है, रिसाल को महसूस होता। वह चाहता तो ठाकुर साहब से विनती करके रिसाल को ले जा सकता था। वह बांधी थी। बांधी का काम ही हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मन बहलाना था। लेकिन लाखन सिंह रिसाल को दिल से प्यार करता था। मन के किसी कोने में उसे ब्याह करने का सपना भी था। उसने संजो रखा था। कितना मीठा बोलने वाली, सर्वगुण संपन्न उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी विशाल के साथ, वह अक्सर सोचता। लेकिन नसीब में कुछ और ही बंधा था। एक दिन बाग के घने नीम के पेड़ के पीछे उसने रिसाल को बुलाया। रिसाल के हाथ को छूकर उसने मोहब्बत का इजहार किया। रिसाल की देह भी उत्तेजना से सिहरी, लेकिन कहीं अतीत की दरिंदगी ने उन जख्मों में एक भयानक टीस भी उठी। उसने सिहर कर लाखन ने उसकी आंखों को चूम लिया। मुझे यहाँ से ले जाओ लाखन, यह लोग मुझे नोच खाएंगे। सब गिद्ध है। मतलब? मैं समझा नहीं। लाखन रिसाल की हालतों से बेखबर था। बस इतना ही समझ लो, मैं बांधी हूँ, इंसान नहीं। हाँ जानता हूँ, लेकिन बांधी होना कोई बुरा तो नहीं। तुम तहजीब-शुदा औरत हो। तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने इस परिवार में रहने लायक, शिक्षित और हुनरमंद भी बनाया, और फिर कैसा अफसोस। तुम नहीं समझोगे लाखन। इस हवेली का सच सिर्फ हवेली के भीतर ही दीवारें जानती है। मुझे बताओ रिसाल, मुझे अपना समझो। इसके बाद रिसाल ने रो रो कर अपना सारा हाल बताया। उसने यह भी बताया कि वह कई बार गर्भवती हो चुकी है और हर बार उसका गर्भपात करवा दिया गया। सुनकर लाखन का खून खौल गया। बिन ब्याह के ही क्या करूं, बांधी हूँ। ठीक है, कल तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुझे इस नरक से निकालूंगा, हम साथ रहेंगे, कहकर लाखन चला गया। जैसे तैसे मौका देखकर रिसाल पोटली में अपने कुछ कपड़े रखे अंधेरे में पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। लाखन उसका इंतजार कर रहा था। वे दोनों जैसे ही वहां से धीरे धीरे बाहर जाने को हुए, ठकुराइन की कार की लाइट उनके चेहरों पर चमकी। वह कहीं से लौट रही थी। कौन है वहाँ? इधर आओ। लाखन और रिसाल डरे हुए उनके सामने खड़े हो गए। कहाँ जा रहे हो दोनों, और यह क्या है? उन्होंने रिसाल की पोटली को इशारा किया। कपड़े हैं रानी साहब, भागने की तैयारी थी। रिसाल डर कर कांपने लगी। जा भीतर जा, हमारे लिए खस का शरबत बना कर रख। रिसाल को तो लग रहा था रानी साहब उसे भयानक सजा देंगी। बांधी होकर भागने की जुर्रत की, लेकिन वह तो बिल्कुल ही सामान्य थी। उसे खुशी हुई। जी रानी साहब, नीची निगाह कर उसने कहा और हवेली के भीतर चली गई। लेकिन उसके बाद लाखन सिंह ऐसा गायब हुआ कि फिर न मिला। उधर ठाकुर साहब को तो अब उसे शक्ल भी न दिखाई देती। वह पागल सी हो गई, न खाना खाती थी न सोती थी। रात रात भर पूरी हवेली में घूमती रहती। सूख कर कांटा हो गई, लेकिन ठकुराई को उसमें इसके अलावा कुछ और भी बदलाव दिख रहे थे। पेट से है क्या? उन्होंने रिसाल से पूछा।
पता नहीं, रिसाल ने अनमने मन से कहा। मेरा शरीर मेरा रहा है क्या? यह लोग तो बताएंगे जिनका मेरे शरीर पर अधिकार रहा है। बहुत बोलने लगी है, बांधी को इतना बोलने का इजाज़त नहीं, जानती नहीं क्या? ठकुराइन ने बनावटी क्रोध में कहा। बोलने दीजिए मुझे रानी सा, रिसाल अप्रत्याशित रूप से चीखी। बांदी की सिर्फ देह नहीं, मुँह से में जबान भी होती है। उसके सिर्फ छातियाँ नहीं, उसके भीतर एक दिल भी होता है। तमाम तहजीब धूप में बर्फ सी गलने लगी। अनर्गल विलाप, चीखने का सिलसिला, बड़बड़ाहट और फिर निढाल हो जाने पर ठकुराइन अचंभे से सिर्फ देखती रह गई। आज पहली दफ़ा उस नखरीली रोबदार ठकुराइन की हिम्मत ने थकान महसूस की थी। पूरे जान दे, हुक्म या छोरी बावली हो गई से घबराई हुई गुलाब बांधी ने घिघिया कर कहा और रिसाल को घसीटती हुई भीतर कोठरी में ले जाने लगी। अभी से कड़ा खिला, जानती नहीं क्या? बांदी माँ नहीं बन सकती। ठकुराइन गुस्से में बोली। ना रानी साहब, कोनी हो सके, यह तो पहले ही बन चुकी है। सुमेर की माँ रिसाल अपने वश में नहीं थी। हाँ, लेकिन वो तो ठकुराइन सा। अचानक बोलते बोलते ठकुराइन रुक गई। ठकुराइन के जख्म हरे हो गए। 5 सालों में वह माँ नहीं बन पाई थी। आपका मन नहीं होता माँ बनने का? रिसाल में न जाने कहाँ से दम आ गई। अच्छा, तू गर्व से रहेगी तो यहाँ मेरे काम कौन करेगा? क्या इसलिए तुझे बांदी बनाकर लाए थे? ठाकुर साहब ने सुना तो उन्होंने रिसाल को बुलाया। क्या चाहती है? बच्चा? बच्चा चाहती हुकुम। लेकिन तू जानती है, यहाँ बाया सिर्फ सेवा के लिए होती है, बच्चे जनने के लिए नहीं। सोच ले, यदि बच्चा होगा तो तुझे हवेली छोड़नी पड़ेगी, और यदि बच्चे का मोह छोड़ देगी तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी भर बेहतर खाना, कपड़ा, रहना सब हमारी जिम्मेदारी। माफ़ी हुकुम, पर मैं भी माँ कहलाना चाहती हूँ। ठीक है, तूने इन 5 वर्षों में हमारी खूब सेवा की है, हम तेरी हिफाजत से जचगी कराएंगे, लेकिन इसके बाद तुझे यहाँ से कहीं और ठौर देखना होगा। मंजूर हुक्म। और फिर ठकुराइन शाह ने रिसाल की देखभाल के लिए बांधी गुलाब कंवर को जिम्मा दे दिया। वह खुद बांधी रही थी और बाइयों के नरक अच्छी तरह जानती समझती थी। उसने रिसाल को समझाया भी। री बावली, पहले कड़ा खा लेती तो गर्भ गिर जाता, जिंदगी भर आराम से रहती। यहाँ बाहर मर्द छोड़ेंगे तुझे, थड़े नोच खाएंगे। तू अभी तक समझी नहीं कि मर्द की फितरत बावली, बांधी, बंदनी होती है। जी मासा, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, बस। रिसाल ने 2 टुक फैसला सुना दिया। गुलाब ने उसे अंतिम बार समझाया। देख छोरी, अठे कोई फिकर कोनी। जैसे जैसे थारी उम्र बढ़ती, सारा मर्द खुद थारे से दूर होता जाता। फिर तू फिरी आराम से बुढ़ापा काटती। अठे थारी बात सही है मासा, पर माँ जरूर बनूंगी। उस बंधनी के दिल में कोने में कहीं आज़ादी करवट ले रही थी। बावली छोरी, जाने कौन क्या पा लोगों ने माँ बनने की इजाज़त कोन्या, अभी थारी उम्र ही के है, कट्ठे भटकेगी रे छोरी। कम से कम अठे थारे सर पर छत तो है। नहीं मासा, अपने टावर मतलब बच्चे को लेकर मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस नरक में ना रहना। तुम्हारे सर कितने अजन्म जीवों की हत्या है बताओ तो? विशाल ने पूछा। गुलाब कंवर भीतर से हिल गई। छोरी, हम तुम जैसे गरीब परिवारों की छोरियां बांधी बना दी जाती है। हमारे माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि जुल्म सह कर ही सही, कम से कम उनकी बेटी को जिंदगी भर रहने खाने का एक ठिकाना तो मिल जाएगा। वह क्या जाने हमारी बदनसीबी। सही कह रही हो मासा, लेकिन खाना रहना तो पशु पक्षी भी जुटा लेते हैं। हम अपना इंसान होना नहीं भूल सकते। हम औरत हैं, हमें भी माँ बनने का हक है। ठीक है छोरी, थारा नसीब थे जान कि दुनिया में तो और भी चिलक है। किस किस से बचेगी तू? यहाँ तो हवेली के लोग ही वहाँ चिक सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, दीवारों से तो निजात मिलेगी। देख लेरी लाडू, एक नरक से दूसरे नरक में जाना, फिर तेरे साथ तेरा बच्चा भी होगा। कहाँ कहाँ भटकेगी इस मुफलिसी में, और कहीं बेटी ही पैदा हो गई तो हो गई मासा।
पर ये राजपुतानी की जुबां है कि उसे बांधी न बनाऊंगी। रिसाल ने बेटी को जन्मा। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। एक तो अपनी संतान का सुख और दूसरे अब इस कैद से बाहर जाने का रास्ता साफ था। अगले दिन उसे शानदार हवेली छोड़कर जाने का फरमान मिल चुका था। रात में बुजुर्ग गुलाब बांधी ने उसे अपनी बगल में लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, थारी बहुत फिक्र है रे छोरी, सुने हैं तेरी जगह नई बांधी आ रही है। बहुत बदनामी और जुल्म सहे म्हारी छोरी। तने गुलाब की आंखें भर आई। जानो हूँ मासा, लेकिन मुझे बदनाम करने का इन लोगों का क्या हक है। बदनामी तो तब होती जब मैं यहाँ सब खुद अपनी मर्जी से करती। जिसके साथ जीवन गुजारना चाहती थी उसने तो कभी हाथ न लगाया। लेकिन उसे भी कहकर विशाल की आंखों से आंसू भर आए। देख छोरी, अभी तू बाहर का रहना सहना कोनी जाने हैं। एक बात मारी थे गांठ बांध ले, तू घनी खूबसूरत है। अपना रूप रंग तो आप कौन बदल सके है। थे कभी सर से पल्लू न उतार हो और कोई सास श्रृंगार न करियो कि मर्द की नज़र पड़े। थड़े बेटी को बांधी कोनी बनाना है, समझी ना। इसे पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना मंजूर है जी मासा। जब रिसाल उस हवेली के उस विशाल द्वार से बाहर सदा के लिए निकली, उसके पास एक टीन का बक्सा था। गोद में दूधमुही बेटी सुनीता और थी बेहद कड़वी और डरावनी स्मृतियाँ। और ठाकुर साहब के बेटे सुमेर को तो ठकुराइन ने देखने भी ना दिया। सुमेर खुद नहीं जानता था कि उसकी असल माँ कौन है। कुछ दिन कस्बे के मोहल्लों गलियों में इधर उधर भटकने के बाद ठाकुर साहब के किसी कारिंदे के मारा ही वो कोठी में आई। कस्बा छोटा था और लोग पुराने, सो बदनामी ने उसका दामन यहाँ भी ना छोड़ा। यूँ तो घर में ही रहती और अम्मा जी की सेवा करती, लेकिन गाहे बगाहे जब कभी गली बाजार में जाती तो लोग उस पर छींटे कसते। किंचित राहत की बात यह थी कि अम्मा जी थोड़ी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की महिला थी। उससे अच्छा बर्ताव करती। गाहे बगाहे अभी रात में उसके पुराने पहचानने वाले नशे में उसकी कुंडी खटखटा रिसाल भीतर से गालियाँ बकने लगती। कुछ देर में लोग वहाँ से चले जाते या वह भी गालियाँ बकते। उसे बेइंतहा कोफ्त होती। खुद पर ही से कैसे तौर तरीके सिखाकर भेजा था उसके माँ बाप ने उसे, अब किस कदर असभ्य हो रही है वो। कभी कभार ठाकुर साहब भी माता जी यानी मकान मालिक शर्मा इनके फ़ोन पर रिसाल से बातचीत करते और हालचाल पूछते। बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी देते। लेकिन रिसाल के जीवन में सुकून अब भी नहीं आया था। वहाँ उसका तन उसका बैरी बना हुआ था और हवेली के बाहर आने पर उसके मन पर आघात होते थे। उसे देखकर लोग नफरत से मुंह फेर लेते। जो लोग रिसाल का तिज जानते थे वह उसकी बेटी को अजीब से नज़रों से घूरते। न जाने किसकी बेटी है, बाप का भी पता ठिकाना किसी को नहीं पता। लोग कहते वह किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। बावजूद इसके उसे हमेशा एक भय लगा रहता। आखिर एक संस्कारी लड़की और एक बांधी की बेटी में फ़र्क तो होता ही है। उसे लगता कि बेटी सुनीता को लोग उसके अतीत के बारे में न बता दे। वह तो अपनी बेटी को बांधी नहीं इंसान बनाना चाहती है। रिसाल के ख्वाबों के साथ शर्माई यानी माता जी ने दिया रिसाल की बेटी सुनीता को स्कूल की पढ़ाई करवाई। माता जी एक रसूखदार खानदान की महिला थी, जिनकी सहृदयता ने विशाल के अतीत और सुनीता के भविष्य की काली परतों को ढक दिया था। अब सुनीता बेंगलोर में माता जी की बेटी अंजू के साथ रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और उसका रहन सहन किसी संभ्रांत सुसंस्कार परिवार का था। वह अंजू को दीदी कहती थी। वक्त गुजर रहा था मंथर और सुन्नियत गति से। बेंगलोर में सुनीता का प्रेम उसी के साथ पढ़ने वाले एक मराठी लड़के से चल रहा था। उसने यह बात माँ रिसाल को भी फ़ोन पर बताई थी, लेकिन उसकी इस खबर से रिसाल बहुत चिंतित हो गई थी। उसे हमेशा यह भय सताता, कहीं उसका वह काला अतीत सुनीता व लड़के को पता चल गया तो जब लड़के के माता पिता सुनीता के पिता के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देगी। लेकिन जब अंजू ने फ़ोन पर बताया कि सुनीता अपने उस दोस्त के साथ
अलग रहने लगी है। यह इस जमाने में बुरी बात नहीं समझी जाती। यह एक आधुनिक व्यवस्था है, बिना किसी रस्मों रिवाज के साथ रहने की। इसे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। माता जी यह खबर सुनकर सन्न रह गई। हालांकि उन्होंने इस बात को रिसाल को बहुत सामान्य तरीके से बताया, लेकिन रिसाल दुखी हो गई। वह रोने लगी। माता जी, एक ही तो सहारा था मेरे जीवन का, वही आप लोग जैसे इज्जतदार घर में उसकी शादी करना चाहती थी। अरे, बड़े शहरों में यह आम बात है, चिंता की कोई बात नहीं। तू यह तो सोच, यदि समाज के भय से किसी गंवार दारूखोर आदमी से बचपन में ब्याह दी होती तूने अपनी छोरी, तो अब तक तो 3-4 बच्चों की माँ बन गई होती। वह सुनीता और उसका दोस्त दोनों समझदार और पढ़े लिखे हैं। कम से कम उस बात की नौबत तो नहीं आई जिससे तू डर रही थी। बाप का नाम रिसाल ने अपने जीवन में कई चोटें सही थी, सो इसका जख्म भी वो हमेशा की तरह भूलकर अपने को समझाकर भरने की कोशिश करने लगी। ठाकुर विश्राम सिंह के इंतकाल की जब रिसाल को खबर मिली तो कमरा बंद करके बेतहाशा रोई। आंटी जी ने उसे नहीं रोका। रिसाल जब कमरे से बाहर निकली तो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, गले में तुलसी की माला, बदन पर कोई सुहाग चिन्ह न था। उसकी आंखें सूजी और लाल थी। अब तक मुझे स्कूल परिसर में क्वार्टर मिल गया था और मैं आंटी और रिसाल से विदा लेकर भारी मन से इसमें शिफ्ट हो चुकी थी। शुरू में आंटी और रिसाल से मिलने मैं हर छुट्टी में शिव कॉलोनी उनके घर आती। दिन बीतते गए। रिसाल का पहले वाला स्वभाव न जाने कहाँ लुप्त हो गया। वह अचानक से बूढ़ी हो गई थी, जैसे नसीब और उसके वजूद की लड़ाई में जूझते जूझते अचानक वह थक गई हो। उसने हार मान ली। कुछ चिड़चिड़ी भी हो गई थी। बेटी सुनीता ने कई बार यहाँ आना चाहा या उसे बेंगलुरु बुलाना चाहा तो रिसाल ने इनकार कर दिया। जहाँ रह रही हो खुश रहो, बस मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, उसने कह दिया। उस दिन सुबह आंटी जी दूध लाने के लिए आवाज़ लगाती रही, लेकिन रिसाल सोकर उठी ही नहीं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था। रिसाल को तो उन्होंने सिवाय तबीयत खराब होने के कभी इतनी देर तक सोते नहीं देखा। पास आंटी जी खुद उसके पलंग के पास गई, लेकिन तब तक रिसाल इस निष्ठुर स्वार्थी संसार से बहुत दूर जा चुकी थी। हमेशा के लिए उन्होंने मेरे स्कूल फ़ोन लगाया, लेकिन उस वक्त मैं एक सेमिनार के सिलसिले में जोधपुर गई हुई थी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। अपनी बेटी अंजू को बेंगलोर फ़ोन किया। करीब 4:30 बजे अंजू फ्लाइट से सुनीता को लेकर आ गई। सुनीता माँ के मृतदेह को देर तक अपलक देखती रही। जब रिसाल को ले जाने लगे तो सुनीता ने कहा वह भी जाएगी सबके साथ और माँ की चिता को अग्नि वो देगी। वहाँ मौजूद ठाकुरों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुनीता को समझाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन वह माहौल किसी बहस का ना था, सो सब चुप्पी लगा गए। गोधूली बेला होने को था। शमशान घाट पर पहले से एक गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, जिसके पास एक औरत और एक जवान लड़का खड़े हुए थे। जब रिसाल की देह को चिता पर रखा गया और जैसे ही उसे उसकी बेटी सुनीता ने अग्नि देने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक बूढ़ा दुबला पतला सा आदमी आया और उसने सुनीता के हाथ से लकड़ी ले ली। ला छोरी, अभी मैं जिंदा हूँ, यह कारज मैं ही करूँगा, और चिता को आग दी। वह लाखन सिंह था, रिसाल का गुमशुदा प्रेमी। सारे लोग आंखें फाड़े कभी उस बूढ़े को देख रहे थे, कभी उस कार में आई ठकुराइन को और उस लंबे चौड़े युवक को। सबके चेहरे पर अजीब सी तटस्थता थी। ठकुराइन अब भी निर्भय रिसाल की धू धू जलती हुई चिता को अपलक देखती रही और फिर अपने सौतेले बेटे सुमेर सिंह के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ देर उनकी कार के पीछे उड़ता धुएं का गुबार और चिता की लपटों से निकलता धुआं इस कदर आपस में घुल मिल गए मानो एक दूसरे को अंतिम विदाई दे रहे हों। लोग अंतिम क्रिया कर वापस लौट रहे थे। एक औरत नहीं जो खत्म हुई थी, बल्कि वह एक धूल मिट्टी की कई तहों के नीचे लिपटा हुआ एक काल था जो सदा के लिए जमींदोज हुआ था।
रिसाल मुक्त हो चुकी थी। अपनी हैसियत, रूप, देह, मन, पीड़ा, मोहब्बत और संसार सबसे मुक्त हो चुकी थी। जिन्होंने उस पर राज किया हो, उसे तोहमत व दुख दिए हों, जिन्होंने उसे सहारा दिया, मोहब्बत की सब समय की खो में विलीन हो गए। सुनीता की बेटी अपने सिंगल पेरेंट के साथ बड़ी हो रही थी। अभी बहुत लंबा रास्ता उसे तय करना है। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ला जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी चरम मोक्ष। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बनाए रहिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।